नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में। हम जो है आपके लिए एक MCQ की सीरीज लेकर आए हैं, MCQs लेकर आए हैं। ठीक है, एक वीडियो उसका अपलोड हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा थ्योरी वाला कार्यक्रम जो है वो रोक रखा है अभी ये एक प्रकार से ट्रायल पे चल रहा है। ठीक है, अगर जो बेहतर होगा तो थ्योरी भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, मर्ज करना पड़ता है, वीडियो जो है बनानी पड़ती है, तो थोड़ा सा उसको जो है सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो समय लग रहा है ना। तो आज हम जो है आपको दूसरा सेट करवाने जा रहे हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हैं। ठीक है, इनसे आप निश्चिंत रहिएगा कि कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से आया हुआ है। ठीक है, सारे आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो संवेग का जो है जन्म है वो अंग्रेजी के इमोशन से हुआ है, ये सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति जो है इमोवेयर नाम के शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। ठीक, इतने सी बात क्लियर है। तो ये दशा जो है, ये वुडवर्थ महोदय जो थे, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका, सॉरी बी आपका सही हो जाएगा, यानी वुडवर्थ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है। यहाँ पे की लिखा हुआ है, लेकिन में होना चाहिए शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है छात्रों की प्रगति का आकलन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन किस चीज़ का होता है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन साधारणतः देखा जाए तो छात्रों की प्रगति कब होगी? ठीक है, जब उनके ज्ञान का आकलन होगा। ठीक है, जब उन्होंने कितना सीखा है, ठीक है, तभी तो आप उस चीज़ का आकलन लगा पाएंगे कि हाँ छात्रों की प्रगति हो रही है। तो सर्वप्रथम किस चीज़ का? ज्ञान का आकलन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपका आता है, पूर्वग्राही किशोर अथवा किशोरी अपनी, ठीक है, के प्रति कठोर होंगे। अब किसके प्रति कठोर होंगे? समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति, वास्तविकता के प्रति। तो किशोर और किशोरी जो पूर्वाग्रह का तात्पर्य होता है किसी कार्य, जो देखो किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में जो पहले से बनी हुई विशेष धारणा है, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, और उसका पालन करना पड़ता है। इस तरह पूर्वाग्रह मतलब जो है होते हैं किसी से, वो होते हैं ये, तो ये जो है अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास के चारों चरणों। आप संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन कौन से हैं? ठीक है, एक इसमें दे रखा है क्वेश्चन में आपके संवेदी पेशी, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है स्थूल संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक, और पांचवा है चौथा है 4 ही है, पांचवा नहीं है। ठीक है, तो चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। अब किसके द्वारा की गई है? तो संज्ञानात्मक विकास की जहाँ पर बात आ जाए तो वहाँ पर आंख बंद करके हमें जो है डी ऑप्शन यानी प्याजे महोदय पर लगा देना। कहीं भी मिल जाए, ABCD कहीं पर भी मिल जाए, चारों में से कहीं मिल जाए तो इनमें निशान लगा दीजिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ठीक है, दूसरा है आत्मविश्वास और सहनशीलता, चौथा है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, और तीसरा है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, चौथा है आपका वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो देखिए नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता तो होनी चाहिए जीवन के अंतर्गत, ये अच्छे मानसिक जो है स्वास्थ्य की पहचान होते हैं। ठीक है, दूसरा है आत्मविश्वास और सहनशीलता। आत्मविश्वासी भी आदमी को होना चाहिए। ठीक है, सहनशीलता भी जो है होनी चाहिए इंसान के अंदर। चौथा है आपका बहुत विनीत। बहुत विनीत मतलब बिल्कुल विनम्र, 2 थप्पड़ कोई मार के चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कुछ भी कह के चला जाए वो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये होता है बहुत विनीत। स्वयं में सीमित, स्वयं में सीमित मतलब जिसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, और इंट्रोवर्ट ऐसा भी जो जिसको किसी से कोई मतलब ना हो, माता पिता किसी से कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो ये जो है जहाँ तक मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य के जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की पहचान नहीं होते हैं। चौथा आपका देख लेते हैं, चौथा क्या है? वास्तविकता की स्वीकृति
और स्वमूल्यांकन की योग्यता, नहीं, तीसरा ही आपका सही है। देखो वास्तविकता की स्वीकृति तो होनी ही चाहिए और स्वमूल्यांकन की योग्यता भी होनी चाहिए, यानी आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, ये अच्छे मानसिक गुण नहीं है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। आनुवांशिकता से नहीं होती है, ठीक है, वातावरण से नहीं होती है, प्रशिक्षण शिक्षण से नहीं होती है, और राष्ट्रीयता से नहीं होता। तो मुझे क्या सबको ही लगता होगा आनुवांशिकता तो अधिगम क्षमता प्रभावित करता है, ठीक है, और ये जो है प्रभाव करने के कारणों में ही आता है अधिगम क्षमता के। वातावरण भी प्रभावित करता है अधिगम क्षमता को, प्रशिक्षण और शिक्षण भी अधिगम क्षमता यानी सीखने, अधिगम मतलब क्या, सीखने को प्रभावित करता है। लेकिन राष्ट्रीयता किसी अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाला कोई कारक नहीं है। अधिगम क्षमता को राष्ट्रीयता की जगह अगर कोई और हो जाता, जैसे समायोजन की क्षमता हो जाता, तो समायोजन की क्षमता भी अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। तो अब ये चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। यानी आपका जो है आनुवांशिकता अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है, शिक्षण प्रशिक्षण प्रभावित करता है, और एक जो है समायोजन की क्षमता जो है वो भी अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीयता दिया है, तो राष्ट्रीयता आपका जो है अधिगम क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। तो ये देखो क्वेश्चन उसमें था, क्या नाम है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये, ठीक है, और हालांकि इसमें जो है गुथरी को जो है दिया गया था, इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था गुथरी ने, ठीक है, और उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत आरएस थ्योरी क्या, हाँ आरएस थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने पुनर्बलन को जो है आधार नहीं माना था, और पुनर्बलन किस चीज़ से होता है, पुरस्कार से ही होता है। हालांकि दंड भी होता है, लेकिन पुरस्कार इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, ठीक है। अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता और पुरस्कार। देखो पुरस्कार से तो मिलती है, ऑप्शन नंबर डी से मिलती है। अनुकरण से भी अधिगम क्षमता जो है अधिगम को सहायता मिलती है। आप बार बार बोलने का प्रयास बच्चे को करवाते हैं, बार बार दोहराते हैं, बोलते हैं कहो बेटा मम्मा, कहो बेटा पापा, कहो डैडी, कहो नाना नानी, है ना, ठीक है। अभिप्रेरणा, अब किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं उसको मत छूना, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, तो वो चीज़ अब प्रेरित भी कर रहे हैं आप उसको, उससे भी मिलती है। किसी भी चीज़ को लिए आप कहते हैं कि अच्छा इनके जो है नमस्ते बोलो बेटा, तो एक ट्रॉफी मिलेगी आपको, ठीक है, तो ये भी आपको जो है पुरस्कार वाला हो गया। स्कूल का बस्ता जो है वो अधिगम क्षमता को जो है अधिगम सहायता नहीं मिलती है, किसी शिशु को जो है अधिगम में सहायता इससे नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, ठीक है। अब स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है, देखो जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, और शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है, ठीक है, 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को हम स्वकेंद्रित अवस्था कह सकते हैं। यानी 3 से 6 वर्ष तक की, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका दे रखा है। 0 से 2 वर्ष तक तो शैशवावस्था होगी, 7 से वर्ष से तो फिर जो है बाल्यावस्था शुरू हो जाती, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था नहीं, तो ये आपका जो है 3 से 6 वर्ष क्या है, 3 से 6 वर्ष आपकी जो है स्वकेंद्रित अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पूर्व किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जो है शैशवावस्था में। तो ऑप्शन नंबर जो क्या कहते हैं इसको बी है, ये होगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था को जो है पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। बी जो है पूर्व किशोरावस्था, और पूर्व किशोरावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, पूर्व किशोरा मतलब किशोर से पूर्व, और बाल्यावस्था से बाद यानी उत्तर की बाल्यावस्था। तो इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत और उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षाकृत अपने माता पिता के। जैसे बालक आप 9-10 साल का हो जाता है, ठीक है, 9 साल 10 साल का हो जाता है, तो फिर उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त, ये सारे लोग अच्छे लगने लगते हैं, ठीक। तो ऐसे लोगों को ही
पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। तो यहाँ पर अगर जो उत्तर बाल्यावस्था भी ऑप्शन में होता तो इसको आप सही कर सकते थे, या 9 से 12 वर्ष तक की आयु कह सकते थे इसको, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो हो जाएगा बी, ठीक है, यानी बी। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो मानसिक परिपक्वता की जो ऊंचाई है इसको छूने के लिए देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, किशोरा, प्रौढ़ा, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो आप जान लीजिए जिसमें बालक नई नई समस्याओं और संयोगों का सामना करता है, कौन सी अवस्था है, वो होती किशोरावस्था, ठीक है। तो इसी अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होगा, यानी वो अपने आप को परिपक्व बनाएगा उसके लिए, ठीक है। तो जब परिपक्वता की ओर उन्मुख होगा तो मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करेगा, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव होगा। यानी मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए कौन सी अवस्था है भाई, किशोरावस्था में ही तो होगा। किशोरावस्था में जो संवेग होंगी, जो समस्याएं होंगी, उनका सामना करना पड़ेगा और इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए उसे परिपक्व बनना पड़ता है। तो यानी ये कौन से हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका यानी किशोरावस्था हो जाएगी। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम, सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है, ठीक है, या कह लो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी कह सकते हो। नहीं, हाँ, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी मैं 12 का पढ़ रहा था, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जो है 13 आपका क्या कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई साहब अनुकरण, ठीक है, प्रभावित करता है सीखने की प्रक्रिया को। पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसकी। प्रशंसा एवं निंदा भी प्रभावित करते हैं, प्रतियोगिता भी प्रभावित करता है। अर्थात ये सभी के सभी कारण जो है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, बालकों को सीखने की प्रेरणा किस रूप में उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। लिखा है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, बालक की व्यक्तित्वता का आदर करके, ठीक है। इंडिविजुअल जो होता है उसका जो है सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पुरस्कार और दंड, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रशंसा और भर्त्सना, चौथा ऑप्शन दे रहा है उपर्युक्त सभी। तो प्रेरणा भाई साहब किसी भी चीज़ से दी जा सकती है, व्यक्तित्वता का आदर भी कर सकते हैं उनकी, वो इंडिविजुअल उनके जो रेफरेंसेस होते हैं उनको सम्मान दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि पुरस्कार और दंड भी, इससे भी आप जो है प्रेरित कर सकते हैं बालकों को। प्रशंसा और भर्त्सना भी करके बालक को जो है क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, नहीं सीखने की प्रेरणा पैदा की जाती है। यानी कि सारे के सारे यानी उपर्युक्त डी के डी ही ऑप्शन, आप सॉरी डी उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो पहला दे रखा है छात्रों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का स्थापित करना, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा स्थापित करना है। ये भाई साहब आप जो है अधिगम के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो आपसे हष्ट पुष्ट है, आपको खेलना चाहिए, खाना पीना चाहिए, आप पतले दुबले हैं, ठीक है, ये आप प्रतिस्पर्धा करवा सकते हैं। उनके आत्मगौरव की अनुभूति यानी वो आपसे अच्छा है, अब देखिए उसको, वैसा कर सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सी दे रखा है ऑप्शन अत्यधिक प्रशंसा करना, ये तर्क संगत नहीं लग रहा है कुछ। चौथा देख लेते हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो गतिविधि आधारित शिक्षण जो है अधिगम उनका अनुप्रयोग करेंगे तो उससे तो जो है अधिगम के लिए बालक प्रेरित हो जाएगा। यानी अत्यधिक प्रशंसा करने से जो है बालक प्रेरित नहीं होगा, वो फिर अहम में आ जाएगा, उसको ये लगेगा कि उसे सब कुछ आता है, इसलिए अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगले उसमें जो है क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो इसमें धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि सृजन व्यक्ति जो होगा उसके पास बुद्धि होगी ही होगी, ये तय सी बात है, ठीक है। बुद्धि और सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी जो इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। तो हमने बताया ना कि अगर बुद्धि होगी, ठीक है, और उसको और कुशाग्र किया जाएगा तो सृजनात्मक व्यक्ति में सृजनात्मकता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बुद्धि के घट, अगर जो बुद्धि कम होगी तो सृजनात्मकता का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है, यानी जो है इसमें धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए ऐसा। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और सी ऑप्शन दे रखा है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। तो भाई साहब देखिए, आप अगर जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी शिक्षण पद्धति को बदलिए। ठीक है, उसको रोचक बनाइए, उसको रुचिकर बनाइए। ठीक है, और व्यवहारिक बनाइए उसको, कहीं से बच्चे को ये लगे नहीं कि वो स्टूडेंट है और आप शिक्षक हैं उसके लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है शिशुअवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप, तो सीधी सी बात है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संरक्षित नहीं होते हैं, संज्ञानात्मक नहीं होते हैं। शिशुअवस्था में कहाँ संज्ञानात्मक हो जाएंगे, संवेगात्मक। ठीक है, ये भी नहीं, मूल प्रवृत्तियां जो होंगी उसी पर आधारित होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने में पहला ऑप्शन दे रखा है, और शिक्षण में व्याख्यान विधि द्वारा क्रियात्मक। ठीक है, और इसके बाद डी ऑप्शन देखते हैं क्या है। डी ऑप्शन फिलहाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है, हाँ उपर्युक्त सभी। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनका शिक्षण कराना। इसके लिए विद्यालयों में समेकित शिक्षा जो दी जाती है उसमें शिक्षकों को इसमें जो है क्या होना चाहिए, इसमें जो है प्रशिक्षण देना चाहिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको क्लियर है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक ही मेरा कहना होता है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उसको, है। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि वाले को, ग्रामीण बच्चे को, अध्ययनशील को, कुशाग्र बुद्धि वाले को। ठीक है, तो इसमें जो है कुशाग्र बुद्धि वाले को जो है समायोजन की समस्या होती है। क्यों समस्या होती है कुशाग्र बुद्धि वाले बालक को? क्योंकि जो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक जो है सामान्यतः उन बच्चों के साथ समायोजन होना पसंद करते हैं जो बुद्धि के स्तर पर उनके बराबर हो। ठीक है, ऐसे बच्चों के साथ वो कतई रहना पसंद नहीं करते हैं जो उनके बराबर या सामान्य स्तर पर हो। इसलिए समायोजन में कठिनाई का सामना जो है ऐसे बच्चों को करना पड़ता। तो कुशाग्र बुद्धि वाले जो होंगे वो क्या है, समायोजन के लिए समायोजन की समस्या होगी। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो देखो सीखने की प्रक्रिया जो है वो सतत चलती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप जो है उसके विषय में स्पष्टता से पढ़ाना, ये तो मैं नहीं कहूँगा। ऑप्शन नंबर बी तो कतई नहीं कहूँगा। और सी विद्यार्थी को प्रेरित अगर जो आप नहीं कर रहे होते तो वह विषय वस्तु पहले सीख ही नहीं रहा होता। तो जब अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके से तो इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया समझनी चाहिए। ठीक है, देखिए अधिगम क्या होता है, अप डाउन हुआ करता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, यानी सीखने की प्रक्रिया की जो स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए। भाई अधिगम हमने बताया ना कि कभी तेज कभी धीमे यानी मंद और जो है ऐसी प्रक्रिया, कभी तीव्रता, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कह रहा है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहे तो उसे। अब देखो ये सब पेडागॉजी वाले पोर्शन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए कड़ाई से पेश, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, कक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उसके समूह में सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए।
ये किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, नहीं तो जो कोई मतलब ही नहीं, प्रेरित होगा ही नहीं वो, तो इसलिए आप करेंगे क्या इन सब चीज़ों को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है उसके जो समूह के सदस्य हैं, ठीक है, उन सभी की जो प्रवृत्तियां हैं, सदस्यों की प्रवृत्ति है, उनमें परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है। बालक की प्रवृत्ति उसकी संगत से बदलती है, तो उसकी संगत बदल जाएगी तो वो भी बदल जाएगा, ठीक है। तो किसी मतलब मान के चलिए कि बालक की प्रवृत्ति हमने बताया ना, सामूहिक स्थिति जो होगी उससे भाई देखो, अगर जो नकारात्मक रहेगी तो उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक रहेगी तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी आपको इस बात पे ध्यान देना है कि बालक का समूह क्या है, वो किस समूह विशेष में रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारा ये कह रहा है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उद्दीपन के साथ प्रतिक्रिया जुड़ी हुई है, ये तय सी बात है। अगर जो ये आपको नहीं आ रहा है तो फिर इसमें भाई साहब मेरा कोई दोष नहीं है, आपका दोष है, इसका मतलब आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, ठीक है। ये एसआर थ्योरी का है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो होता है उसी की बात कर रहे हैं ये लोग। यानी विकास का वही संबंध, विकास विकसित होगा आदमी तो परिपक्व हो जाएगा, और उद्दीपन होगा तो उसमें प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए, बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकती। और क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है प्याजे मुख्यतः भाषा विकास के लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। प्याजे हैं तो संज्ञान जरूर होगा, ये तय सी बात है, तो यानी ज्ञानात्मक विकास हो जाएगा इनका। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य है? तो ये बात सही है भाई, 2 या 2 से अधिक लोग मिलेंगे तो सामाजिक जो है समूह का निर्माण होगा, ये तय सी बात है, ठीक है। यानी आंशिक रूप से सत्य है, गलत है ऐसा नहीं होगा। दूसरा बी सत्य है, तीसरा कदाचित सत्य नहीं, चौथा असत्य है, यानी बी सही हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलेंगे तो भाई ये तो सत्य बात है कि वो जो है सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपका? 26 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्या कह रहा है? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? देखो इंपॉर्टेंट बात है। पहला विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, दूसरा अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, चौथा गृह कार्य की जांच में लगन का, चौथा जो है विषय वस्तु की कठिनाई स्तर का। देखो सबसे पहले तो ये जान लो, सफल शिक्षण वही है जिसमें समय पर शिक्षक और छात्र का संवाद होता रहे। बाकी सारी चीज़ें तो होती ही रहेंगी, ठीक है। अगर छात्र और शिक्षक का संवाद नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो शिक्षण कार्य नीरस भी हो जाएगा, उसमें कोई रस ही नहीं रह जाएगा। जब टीचर आएगा पढ़ा के चला जाएगा, बच्चों से बातचीत नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। तो छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से है कि नहीं है, इसके लिए शिक्षक और छात्र का संवाद होना बहुत जरूरी है। तो इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी अनुशासन, नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच, ये सब तो छोटे छोटे भाग हैं, ये तो होने ही चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, देखो ना, पेडागॉजी की पोर्शन जो है आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ के उस पर ध्यान देना है कि क्या वो पूछ रहा है और क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। और देखो पेडागॉजी में जितना ऑप्शन पढ़ोगे उतना ज़्यादा आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ठीक, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों में से अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब भी कह रहा है अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र की कहानी की पुस्तक फेंक देते हैं। तो ये तो प्रेरणा देने वाली कोई बात ही नहीं हुई। सी है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं आई। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, ये प्रेरित कर रहे हैं प्रशंसा करके कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, बहुत अच्छे नंबर लेके आया, बहुत अच्छा बालक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला तो जो है ये प्रेरणा में नहीं आएगा। चॉकलेट दे रहे हैं तो ये किस लिए दे रहे हैं इन्होंने बताया ही नहीं इस चीज़ को। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए ना कि किस लिए दिया जा रहा है, किस काम के लिए दिया जा रहा है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 है, वो क्या कह रहा है बच्चों के सामाजिक विकास में। ठीक, अब बच्चों के सामाजिक विकास में
का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। जब बाल विकास की हो और बच्चों के सामाजिक विकास की बात कर रहा हो तो आप आंख बंद करके खेल में निशान लगा दीजिएगा, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, खेल विधि द्वारा ही बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, ठीक, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। जब समायोजन की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी तो परिणाम स्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास जो है वो सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण में किया जाता है? ठीक है, तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। ये बुद्धि नहीं आने वाली है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि आप जान लीजिए कि बुद्धि ही है। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे आधारित है? तो भाई देखो, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, ये हो ही नहीं सकता। भाषा विकास से कोई मतलब नहीं। सामाजिक विकास किसी और ने दिया था। कोहलबर्ग नैतिक विकास के जनक थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें मिट गई हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, वो जो है तो नैतिक विकास है, और ऑप्शन नंबर डी आपका सामाजिक विकास है। हालांकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो आपका साफ कर देते हैं। ठीक है, नैतिक विकास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 आपके पूरे हुए हैं और मैं जो है प्रयास ये भी करूँगा कि आपको दो जो है MCQs डेली मिले और कम से कम 2 क्लासेस आपको डेली मिले। आज ये मेरा थोड़ा ट्रायल पे चल रहा था, इसलिए जो है परेशान मत होइएगा। कल से जो है आपको सारी चीज़ें बराबर मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आपको हमने जैसा बताया, आपको MCQ हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उनके बारे में हम आपको सूचना देते रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप कांटेक्ट हमसे करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हमारे जो भी पिछले वीडियो देखने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक उसमें मिल जाएगा, हमारे आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें मिल जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक उसमें मिल जाएगा और फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे आपका अपना चैनल है, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्यार स्नेह दुलार दिखाते रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।